में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, जो आपके व्हाइट बोर्ड पर आपको आइडेंटिफाई भी हो रहा होगा, यह है डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन जैसा नाम से क्लियर है, रिप्लिकेशन का मतलब ये होता भी है कि कभी कोई भी चीज़ फिर से बन जाए या रिप्लिकेट हो जाए, उसी को हम यहाँ रिप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर इसको हम यहाँ डुप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता भी है। इस शब्द का सबसे पहली बार कह सकते हैं प्रयोग जो हुआ था वो आपको सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत, जहाँ पर आपको क्रिक ने डीएनए से डीएनए बनता भी है तो उसी को हम यहाँ रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन के नाम से आप जानते भी हैं। और जो डुप्लीकेशन या जो रिप्लिकेशन होता है, ये अगर हम सेल डिवीजन को लें और सेल डिवीजन में इंटरफेज को लें, इंटरफेस के अंतर्गत एक अवस्था होती है यस फेज, उस यस फेज के अंदर डीएनए से डीएनए बनने के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फॉलो होता भी है। अब डीएनए से डीएनए जब बनता भी है, उसमें क्या क्या चीजें आपको जरूरी होती हैं और क्या क्या आपको रॉ मटेरियल है, वो आपके व्हाइट बोर्ड पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको किया गया भी है। अब ये डिपेंड करता भी है कि डीएनए से डीएनए हम प्रोकैरियोट में ले रहे हैं, तो डीएनए से डीएनए हम यूकैरियोट में ले रहे हैं। जब डीएनए से डीएनए हम प्रोकैरियोट में लेंगे तो उसमें बेसिकली 3 तरह के एंजाइम इस्तेमाल होंगे, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली प्रोकैरियोट में आपको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज कह सकते हैं कि थर्ड, इसी दोनों का इस्तेमाल नॉर्मल केस में आपको होता भी है। उसमें भी जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, यही जो मेन रोल करता भी है डीएनए से डीएनए बनने में। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आपको प्राइमर को हटाने के लिए, रिपेयर करने के लिए या अलग अलग तरह के जो एरर्स हैं जो आपको डुप्लीकेशन के अंदर हो जाते हैं उनको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल आपको किया जाता भी है। सबसे पहले डुप्लीकेशन में होता क्या भी है, जब डीएनए जब डबल स्ट्रैंडेड एंटी पैरेलल कंप्लीमेंट्री जेनेटिकल कंपोनेंट होता भी है, जब डीएनए की डबल स्ट्रैंड होती है, उस डबल स्ट्रैंड को आपको जब तक आप अनकॉइल करेंगे नहीं तब तक आपको रिप्लिकेशन नहीं हो सकता है। उसको अनकॉइल करने के लिए सुपर कॉइलिंग कराई जाती है, उसको रिलैक्स किया जाता है। उसके लिए कुछ कॉमन एंजाइम अकॉर्डिंग टू प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के हिसाब से हैं, जिसका नाम टोपोआइसोमेरेज और डीएनए गायरेज के नाम से आप जानते हैं। जैसे ही ये आपको रिलैक्स होगा, अनकॉइल होगा, वहां पर आपको एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम यहाँ रिप्लिकेशन फॉर्क के नाम से आप जानते भी हैं। और यहीं पर 2 कॉमन एंजाइम लगेंगे, प्राइमेज और हेलिकेज, जिसको हम यहाँ कहीं कहीं इसको प्राइमोसोम के नाम से आप जानते हैं, जिसकी वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो पूरी तरह से आपको सेपरेट हो जाती भी है। और जब सेपरेट हो जाएगी तो डीएनए की वह स्ट्रैंड जहां पर कंटिन्यूअस लगातार डीएनए सिंथेसिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जहां पर सिर्फ एक ही प्राइमर का इस्तेमाल किया जाता भी है, इसलिए इसको सिंगल यूनिट प्राइमर के नाम से भी इसको जाना जाता भी है। दूसरा आप देख रहे हैं जहां पर डीएनए की सिंथेसिस रुक रुक कर हो रही है, इंटरवल के साथ हो रही है, डिसकंटिन्यूअस हो रही है, उसको हम यहाँ लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते भी हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोट की, यूकैरियोट में जो आपको पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होते हैं वो बेसिकली 5 होते हैं, जिनको अल्फा, बीटा, डेल्टा, आपको एप्सिलॉन और थीटा के नाम से आपको इंडिकेट किया जाता भी है, जिनका अपना अलग अलग रोल है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लैगिंग स्ट्रैंड है, जहां पर आपको बेसिकली स्मॉल पीस ऑफ डीएनए बनता है, जिसको एक पर्टिकुलर जापान के साइंटिस्ट है जिनका नाम ओकाजाकी है, उसी को ही हम यहाँ ओकाजाकी सेगमेंट के नाम से भी इसको इंक्लूड किया गया है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड होता भी है उसमें एक ही प्राइमर नहीं होता है, मोर देन 2 प्राइमर होता भी है, जिसको हम यहाँ मल्टीपल प्राइमर के केस में भी इसको इंडिकेट किया गया है। इसलिए अगर हम पूरे सीक्वेंस की बात करें कि डुप्लीकेशन में कौन कौन से स्टेप क्रम से आते हैं, उसका एक सामने आपको दिया गया है। सबसे पहले डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमेरेज को अकॉर्डिंग टू सेल आपको इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद से हेलिकेज प्लस प्राइमेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है, जिसको प्राइमोसोम बोलते हैं। फिर उसके बाद से प्राइमर इस्तेमाल होंगे, अगर यूकैरियोट अगर होगा या लीडिंग स्ट्रैंड होगी तो एक ही प्राइमर काम चलेगा, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड अगर है उसमें मोर देन 2 प्राइमर की जरूरत पड़ती है, जिसको मल्टीपल बोला गया है। उसके बाद से एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद से डीएनए की डीएनए जो कॉपी होती है वो होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम पॉलीमरेज थर्ड के केस में एंजाइम से इस्तेमाल करते भी हैं। उसके बाद से जितने भी एरर्स हैं उनको रिमूव करना है, उसके लिए आपको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का आपको इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजीबल आपको डीएनए से डीएनए बनने की कॉन्सेप्ट है।
अब उसी के बाद डीएनए से जब डीएनए बनता है उसमें 3 अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव नाम आपको आता है। दुनिया में जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल आपको होते भी हैं, उन्हीं के पास सेमी कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट आपको आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्रॉसिंग ओवर होती भी है और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से रिकम्बिनेशन होता भी है, और उसी को ही लेकर के यूकैरियोट में सबसे पहली बार 2 वैज्ञानिकों ने, मेसेल्सन और स्टॉल ने सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी, नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप, इसका नाम नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15 का इस्तेमाल किया था, और उसके साथ साथ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के आधार पर प्रोकैरियोट में आपको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कैसे होता है उसको एक्सपेरिमेंटली करके प्रूव किया। लेकिन अगर उसी को हम यूकैरियोट में आते हैं, वहां पर टेलर, फिलिप वुड्स, इन वैज्ञानिकों ने विसिया फैबा को लेकर के आप कह सकते हैं हाइड्रोजन का जो आपको रेडियो आइसोटोप है, जिसको आप ट्राइटियम के नाम से जानते भी हैं, थायमिडीन का प्रयोग करके उसको आपको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये तो इस आज की वीडियो में एक छोटी सी जानकारी आपको दी गई है, डुप्लीकेशन का एक मेन थीम होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी चीजों को और भी आपको डिटेल किया जाएगा।